और पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स कि देव नाम पिय पिय दासी ये किसका नाम था? जल्दी जल्दी से सभी लोग यहां पर में बता देंगे। ओके नंबरिंग जो है क्लास के ऊपर में ऑलरेडी की हुई है आपकी। मैं फिर भी एक बार टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो करवा दे आपके लिए, डोंट वरी। तो देव नाम पिय पिय दासी इज ऑल्सो रेफर्ड एज, किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये नाम है अशोका का, ठीक है। देव नाम पिय, ठीक है, देव नाम पिय देवताओं का प्रिय, पिय दासी जो सुंदर दिखता है। तो देव नाम पिय पिय दासी जो है ये अशोका के लिए इस्तेमाल होता था, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। अशोका के जितने भी इंस्क्रिप्शन है उनमें से मैक्सिमम जगह पे आपको देव नाम पिय पिय दासी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कुछ ही इंस्क्रिप्शंस ऐसे हैं जहां पर में अशोक नाम मिलता है आपको, अदरवाइज मैक्सिमम जगह पे नाम क्या आता है? देव नाम पिय पिय दासी। ये याद रखना आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछेगा। नाउ फ्रेंड्स एक बात आप लोगों को बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम पता है क्या आया है? एक बार मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। सैंड्रोकोटस, बोल के बताओ एक बार जल्दी से। सैंड्रोकोटस किसका नाम है? किसको ग्रीक लोगों ने सैंड्रोकोटस कहा है? तो सैंड्रोकोटस नाम आया है चंद्रगुप्त मौर्य का। इसी को एंड्रोकोटस भी बोला गया है, एंड्रोकोटस। तो सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से किसको, अरे उनको चंद्रगुप्त बोलना नहीं जमता था तो सैंड्रोकोटस एंड्रोकोटस बोलने लगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैं निष्ठी बोलना नहीं जम रहा उन लोगों से, तो ठीक है उसको कुछ भी बना देंगे, निष्ठू निष्ठा निष्ठी कुछ भी बना देंगे उसका, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप लोग उधर वाले लोगों का नाम लेने लगे तो आप नहीं बोल पाते, ठीक है। वैसे ही वो लोग इधर वाले लोगों का नाम नहीं ले पाते थे तो कुछ भी करते थे। तो ग्रीक लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ फ्रेंड्स बिंदुसार, बिंदुसार जो है यहां पर में अमित्र घात था, मतलब कि जिसने भी घात किया है, जो उसका दोस्त नहीं है उसको मारने वाला, अमित्र। देखो अमित्र का मतलब क्या होता है समझो आप लोग, ध्यान से समझना, ठीक है। मित्र मतलब तो दोस्त होता है, आपको पता है। अमित्र क्या हो जाएगा? जो दोस्त ना हो, अमित्र, ठीक है। अमित्र उसको मारने वाला, घात, अमित्र घात, ठीक है। अमित्र घात इसको कहा जाता था बिंदुसार को, ठीक है। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, बिंदुसार। इन लोगों ने, ग्रीक लोगों ने इसको कर दिया एमित्रोचेटस। क्या कर दिया इसका? एमित्रोचेटस। लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। एमित्रोचेटस किसको कहा गया है? एमित्रोचेटस, चेटस ये कहा गया है बिंदुसार को। एक्चुअली वो अमित्र घात का एमित्रोचेटस कर डाला उन लोगों ने। तो मेरे साथ साथ में चलो दोहराओ सभी लोग, देखो इतना प्यार से आप लोग पढ़ रहे हो बढ़िया तरीके से। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसको सैंड्रोकोटस एंड्रोकोटस कहा गया है। बिंदुसार को अमित्र घात कहते थे, अमित्र घात, जिसका उन लोगों ने एमित्रोचेटस कर डाला। और अशोका ने अपना नाम देव नाम पियदासी रख लिया था, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर बाय कंपनी। देखिए आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स की ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई हुई थी, ठीक है। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। भारत के कुछ जो नवाब थे उन लोगों के साथ में, या फिर आप कह सकते हो कुछ जो शासक थे उनके साथ में। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा आपका कि बक्सर की लड़ाई में किसको हराया था। अब देखिए बैटल ऑफ बक्सर के पहले, तो बैटल ऑफ बक्सर जो है फ्रेंड्स, बक्सर नाम की जगह आपको बिहार के अंदर में मिलेंगी। बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में। बट उससे पहले आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि हुआ क्या था उससे पहले, ठीक है। 1757 के अंदर में एक लड़ाई हुई थी आपकी, जिसको आप लोग प्लासी की लड़ाई कहते हो, प्लासी, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी पता है आप लोगों को किसके किसके बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और, ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, ठीक है, दौला, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का एक जनरल हुआ करता था मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर। उसने क्या किया? धोखा दिया था। धोखा देने वाले लोगों की कमी नहीं है, ठीक है। तो धोखा दिया उसने यहाँ पर में फ्रेंड्स मीर जाफर ने, और सिराजुद्दौला को धोखे से मार दिया गया। और यहाँ पर में अंग्रेजों ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को नया नवाब घोषित कर दिया, नया नवाब बना दिया, नया वाला नवाब घोषित कर दिया। तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तरह से प्लासी की लड़ाई जो है बिना लड़े ही जीत ली। मीर जाफर को नया नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर जाफर जो है वो तोता नवाब बन के थोड़े दिन तक ही रह पाया। जब वो मांग कर रहा था कि नहीं उसको भी अधिकार दिए जाए, अंग्रेजों से टैक्स वगैरह मांग रहा था, तो मीर जाफर को भी हटा दिया गया, ठीक है। और उसका जो दामाद था मीर कासिम, उसको नवाब बना दिया गया। अब मीर कासिम जो है वो अपने जो है ससुर का भी दामाद निकला। तो उसने क्या किया? उसने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी। मीर जाफर ने तो केवल सवाल किया था, मीर कासिम जो है उसने तो डायरेक्टली युद्ध ही कर डाला। तो मीर कासिम ने इस तरह से बैटल ऑफ बक्सर लड़ी थी और मीर कासिम जो है वो हारा था,
ठीक है, बंगाल का नवाब था मीर कासिम जो हारा था बक्सर की लड़ाई। और ये बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में, 1764 में। ठीक है, 1764 के अंदर पूछ सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो यहां पर मैं इस तरीके से ये सारी की सारा घटनाक्रम जो है फ्रेंड्स हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने। 1764 के अंदर में मीर कासिम हारा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बक्सर की लड़ाई के अंदर में तीन लोगों ने एक साथ जो है मतलब उस समय का महागठबंधन बनाया था उन लोगों ने। ठीक है, वो कौन था? ठीक है, बंगाल का नवाब मीर कासिम था उस समय में। ठीक है, और अवध के जो नवाब थे उन्होंने, और इसके अलावा जो मुगल बादशाह थे, ठीक है, मुगल जो बादशाह थे उस समय का, कौन था उस समय का मुगल बादशाह? ठीक है, जल्दी बताइए। शाह आलम दो, शाह आलम द्वितीय। तो इन तीनों ने मिलकर जो है लड़ाई लड़ी थी, लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए। ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और इनका जो है महागठबंधन हार गया। ये याद रखना था आप सभी लोगों ने। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कौन हारा था बक्सर की लड़ाई में? मीर कासिम हारा था। अब आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई है कहानी पूरी की पूरी कि भाई किस तरीके से प्लासी की लड़ाई हुई, सिराजुद्दौला जो नवाब था बंगाल का उसको हटा दिया, मतलब मार दिया गया धोखे से, मीर जाफर को बना दिया गया, फिर उसका दामाद बना यहाँ पर में, और उसका दामाद जो है लड़ाई लड़ लिया और फिर हार गया वो। तो आप लोग जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। आपको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज। ठीक है, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों का एनसीईआरटी बेस्ड है, सीटेट के अंदर में तो पूछा ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि DSSB में भी पूछा गया ये क्वेश्चन कि उनके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, ठीक है, वितरण के आधार पर कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। आपको पता है फ्रेंड्स, अलग अलग संसाधन है हमारे पास में। पानी एक संसाधन है, जमीन एक संसाधन है, लोहा, सोना, चांदी, ठीक है, पेट्रोल, ये सारे के सारे संसाधन हैं। हर वह चीज जो इंसानों के काम आती है, यूटिलिटी है, उसकी उपयोगिता है, वो रिसोर्स कहलाती है। ये क्वेश्चन खुद सीटेट के अंदर में आया था कि कोई सब्सटेंस रिसोर्स कैसे बनता है, और वो आपको पढ़ाया था, एक दिन पहले ही पढ़ाया, अगले दिन एग्जाम में आया वो क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, तो उपयोगिता किसी चीज को रिसोर्स बनाती है। तो कोई रिसोर्स है, उसको उसके डिस्ट्रीब्यूशन पूरे पृथ्वी पर जो उसका वितरण है उसके आधार पर कैसे बांटा जा सकता है। अगर वो हर जगह मौजूद है, जैसे पानी, हवा, ये क्या है, सभी जगह पे आप लोगों को मिल जाएंगी। मिट्टी, ये क्या है, यूबिक्यूटस रिसोर्स है आप लोगों का, हर जगह पे मौजूद है। वही लोकलाइज रिसोर्स का मतलब होता है जो किसी खास जगह पे ही मिलती है। अगर आपको कोयले की बात करें तो क्या कोयला आपके घर के नीचे खुदाई करने पे कोयला नहीं मिलेगा? वो क्या है आप लोगों का स्थानिक संसाधन है, लोकलाइज्ड है, किसी किसी जगह पे ही मिलता है। यूबिक्यूटस मतलब सर्वव्यापक, हर जगह पे मौजूद, और लोकलाइज मतलब किसी खास जगह पे ही। तो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है, जो हर जगह पे मौजूद है ऐसे कुछ संसाधन यूबिक्यूटस कहलाएंगे, और कुछ जगह पे जो मिलते हैं लोकलाइज। मैक्सिमम रिसोर्सेस लोकलाइज्ड जो है आप लोगों के है संसाधन, स्थानिक संसाधन है मैक्सिमम आपके जो रिसोर्सेस होते हैं, क्योंकि सोना वगैरह, हीरा और पेट्रोल वगैरह आपके घर के नीचे तो मिलता नहीं। हाँ, पानी मिल जाएगा, मिट्टी मिल जाएंगी, हवा मिल जाएंगी, और क्या बाकी के तो इतने सारे जो सैकड़ों रिसोर्सेस है उनका क्या करेंगे, वो तो आपके घर के नीचे नहीं मिलते। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स की जो रिसोर्सेस है उनके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड ऐसे दो इसको हिस्सों में बांटा जा सकता है, सर्वव्यापक और स्थानिक। ठीक है, चलो नाउ फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार सीईटी बीएड के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के अंदर में काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसी वजह से हम लोग इसका जो है यहाँ पर में, ठीक है, इसको आप लोग देखिए ध्यान से। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की आप लोगों की, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान से समझिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। इसमें बोला गया विच प्लैनेट इज द इन द सोलर सिस्टम हैज अ ब्लू ग्रीन कलर। ब्लू ग्रीन कलर, सौर मंडल के किस ग्रह का रंग नीला हरा है? ठीक है, तो जुपिटर, अर्थ, सैटर्न, यूरेनस। ये क्वेश्चन जब आया आप लोगों का, तो आप लोगों का जब इसका आंसर है फ्रेंड्स, तो वो हो जाएगा आपका अरुण ग्रह, यूरेनस ग्रह। लेकिन सेम क्वेश्चन जब आया आप लोगों का कि ग्रीनिश स्टार या ग्रीनिश जो है स्टार के रूप में, हरे तारे के रूप में किसको जाना जाता है? वैसे वो तारा है नहीं, वो प्लेनेट है, तो किसको कहा जाता है? तो इसमें यूरेनस नहीं था। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों का ब्लू ग्रीन कलर और यहाँ पर मैं ग्रीनिश स्टार। ओके, तो फ्रेंड्स एक्चुअल में आपका वो डिपेंड करता है पूरा का पूरा ऑप्शन के ऊपर में। ऑप्शन में या तो यूरेनस होगा या तो नेपच्यून होगा, दोनों एक साथ नहीं देंगे। आप देख सकते हो ये भी ऑफिशियल पेपर है आप लोगों का, ये भी आप लोगों का पेपर है, ठीक है, आर्मी कैडेट कॉलेज का। तो बेसिकली मैटर ये करता है कि ऑप्शन में क्या दिया है। तो आखिरी के जो दो ग्रह है, ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून, ये हल्के से ग्रीनिश कलर के दिखाई देते हैं। वैसे आपको बताऊं फ्रेंड्स, तो जो आप लोगों का नेपच्यून है वो ज्यादा ग्रीन कलर का दिखाई देता है आप लोगों का, ठीक है। लेकिन फिर भी ऑप्शन के ऊपर में आधारित रहता है, आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर मैं जुपिटर नहीं दिया है आप लोगों का, ओके, और सॉरी, यहां पर मैं आपका नेपच्यून नहीं दिया है, यहां पर मैं आपका यूरेनस नहीं दिया है।
तो यूरेनस और नेपच्यून याद रखेंगे आप सभी लोग, दोनों ही एग्जाम के आप लोगों के, ठीक है, जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में पूछे गए। बिहार सीईटी बीएड के अंदर में पूछा गया था ये आपका, और ये एसीसी आर्मी कैडेट कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रहेगा कि आपको अगर ऑप्शन में यूरेनस है तो यूरेनस लगाना है, नेपच्यून है तो नेपच्यून लगाना है। दोनों ऑप्शन अगर एक साथ आएंगे तो मोर देन वन ऑफ दिया वो लगा देना, क्योंकि दोनों ऑप्शन अगर आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स कि वो क्वेश्चन गलत जो है कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आप लोगों के, क्योंकि ये दोनों ही गवर्नमेंट जो है एग्जाम्स हुई आप लोगों के, और दोनों के अंदर में अलग अलग आंसर्स माना गया, ठीक है। चलिए, विथ व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज स्लेट? स्लेट कौन से प्रकार की चट्टान है? स्लेट, स्लेट कौन से प्रकार की चट्टान है? जल्दी जल्दी से बता देंगे सभी लोग। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स स्लेट की आप लोगों के, ठीक है, तो स्लेट क्या होता है ना, आप लोगों की जो चिकनी मिट्टी होती है जिसको आप लोग क्ले कहते हो, क्ले, ठीक है, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ये है आप लोगों का औसादी चट्टान, ठीक है। चिकनी मिट्टी औसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक है। अब क्या होता है कि जब ये चिकनी मिट्टी के ऊपर में बहुत ज्यादा हीट पड़ती है, हीट और प्रेशर पड़ता है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, बदल जाती है, ओके, बदल जाती है। तो क्या किस चीज में बदल गई यहां पर में ये बदल गई आप लोगों का स्लेट के अंदर में। और इस तरीके से जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है आप लोग बताइए, शास्त्रों में इसको क्या कहा गया है इस तरीके के बदलाव को, ठीक है, इसको कहा गया है मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, कायांतरण। और इस तरह से जो चट्टान बनती है उसको कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो स्लेट जो है आप लोगों की कायांतरित चट्टान है, हीट और प्रेशर के कारण जो है वो किसी और चीज से कन्वर्ट होकर बनी है। वैसे ही एक एग्जांपल और आप लोगों को देना चाहूंगा यहां पर मैं, ठीक है, एक एग्जांपल और, नहीं नीतीश कुमार का एग्जांपल नहीं दे रहे हम लोग, हम दूसरा वाला एग्जांपल, ठीक है। यहां पर मैं आप लोग देखिए, आप लोगों का क्या था, लाइमस्टोन था, लाइमस्टोन जिसको आप लोग चूना पत्थर कहते हैं, ठीक है, चूना पत्थर। ये क्या है, ये भी आप लोगों का चूना पत्थर जो है ये सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान है। लेकिन फ्रेंड जब इसके ऊपर में हीट और प्रेशर पड़ा, हीट और प्रेशर पड़ा, तो ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया किसमें, मार्बल के अंदर में, ठीक है, मार्बल में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो मार्बल है ये भी आप लोगों का कायांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को कुछ चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके काम की चीजें हैं, ठीक है, तो आप लोग जो कमेंट है उसके अंदर में आंसर्स लगाते रहिए सभी लोग। 91% लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर जी। ओके, तो क्ले से बनता है स्लेट, और ये इस तरीके से कन्वर्ट हुआ है, इसी वजह से इसको मेटामॉर्फिक रॉक या कायांतरित चट्टान कहते हैं आप लोग। ये याद रखना, आप लोगों ने बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर में। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर में हमारे फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरीके से देखिए मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो हीट और प्रेशर के कारण बनता है, क्ले जो है वो स्लेट में बदल जाता है, लाइमस्टोन मार्बल में बदल जाता है, ठीक है, कायांतरित चट्टान। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में आप क्या जानते हो, जल्दी बताओ। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है फ्रेंड्स, इनके बारे में काफ़ी सारी जो है क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं अलग अलग तरीके से। सबसे पहली बात तो क्या ये भारत के जो है पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, पहले प्रेसिडेंट थे नेशनल कांग्रेस के, पहले स्पीकर थे लोकसभा के। चलो एक काम करते सारे ही कर लेते ना, ठीक है, रेडी है आप लोग, सभी लोग जितने लोग रेडी है हाथ ऊपर करके बता देंगे, सारे एक एक करके हम लोग ऑप्शंस को कर लेते हैं। तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, ठीक है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। वैसे ओवरऑल कितने नंबर के थे ये, ओवरऑल इनका नंबर बताइए, ओवरऑल नंबर कितना था इनका, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, देखते कितने लोग बताते हैं ओवरऑल। तो आंसर इसका है आपका पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे भारत के। ओवरऑल कितने नंबर के थे आप लोग बताइए, देखते कितने लोग बता पाते हैं। पहले वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, राधा कृष्णन, कृष्णन, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उसके बाद में फ्रेंड्स फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे आपके, ठीक है, वोमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी। ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों का यूपी जो पीजीटी की एग्जाम थी 2021 की, उसके अंदर में पूछा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1885 के बॉम्बे अधिवेशन के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और पहले लोकसभा के स्पीकर, रीट में आया था ये क्वेश्चन आपका कि पहले स्पीकर कौन थे लोकसभा के, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे आप लोगों के फ्रेंड्स, ठीक है, GV मावलंकर। ओके तो ये याद रखना आप सभी लोगों ने, GV मावलंकर, ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी से लिख दीजिए।
चलिए, तो आप लोगों के आंसर आ गए फ्रेंड्स। तो ओवरऑल जो है ये 3rd नंबर के थे, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। ओवरऑल 3rd नंबर के थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट है, ठीक है। जीवी मावलंकर, एक कॉल आ गया था फ्रेंड्स आप लोगों का, डीटीडीसी से कुछ पार्सल आया, तो जीवी मावलंकर जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, मावलंकर, मावलंकर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर थे, जीवी मावलंकर, सभी लोग लिखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, सारे के सारे पॉइंट। इसके ऊपर मैं रिवीजन लूं क्या आप लोगों की लास्ट में? तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस क्वेश्चन को लास्ट में फिर से लगा दिया जाए, एक बार देखते हैं कि कितने बच्चे इसको याद रख पाए हैं। ओके, जितने लोग चाहते हैं कि लास्ट में फिर से मैं लूं, आप लोगों का हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे क्वेश्चन के, बुर्ज होम एक नवपाषाण युग की जगह है। बुर्ज होम बहुत ही फेमस जगह है, बुर्ज होम, ठीक है। ये बुर्ज खलीफा नहीं है, ये बुर्ज होम है। बुर्ज होम नवपाषाण युग जो था आपका, देखिए हमारे मानव इतिहास को जब हम लोग नंगू पुंगू जंगलों में घूमते थे, पत्थरों की गुफाओं में रहते थे, पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, ठीक है, और नियोलिथिक। सबसे पुराना वाला जो है उसको पुरापाषाण काल, मध्यकाल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ऐसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। उनके क्लासिफिकेशन के आधार पर अलग अलग समय में अलग अलग तरह से हम लोग रहते थे। तो ये नवपाषाण काल की जगह है बुर्ज होम, ठीक है। ये कहां मिलेंगी? जम्मू कश्मीर में मिलेंगी आप लोगों को, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आपसे पूछा जाता है कि बुर्ज होम कौन सी वाली जगह है, नियोलिथिक। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। मेहरगढ़ के बारे में आप लोगों का जो है एनवीएस की एग्जाम में आया था, मेहरगढ़ कौन सी साइट है? कितने लोग हैं जो बता सकते हैं मेहरगढ़ कौन सी वाली साइट है? पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है या नियोलिथिक है? मेहरगढ़ आप लोगों को देखिए कहां पर में मिलेगी, ये भी याद रखना आप लोग। यहाँ पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला पार्ट है ना, यहाँ पर में मिलेगा मेहरगढ़। ये भी आपका नवपाषाण युग की साइट ही है जो एनवीएस में आया था। और जो बुर्ज होम है आप लोगों का, यहाँ आपको जम्मू कश्मीर के अंदर में मिलेगा, ठीक है। बुर्ज होम, बुर्ज होम के अंदर में 2-3 चीजें जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, आपको पता होना चाहिए। पहली बात, जब इंसान यहाँ मर जाते थे तो उनको जब दफनाया जाता था तो साथ में उनके डॉगीज को भी दफना देते थे साथ में, ठीक है। उनको लगता था कि आफ्टर लाइफ, आफ्टर डेथ लाइफ होती है, मृत्यु के बाद का भी जीवन होता है, तो दोनों दोस्त साथ में जाएंगे, जहां भी जाना है, स्वर्ग जाना है, नर्क जाना है, पता नहीं कहाँ जाना है उन दोनों को, ठीक है। जहां भी जाना है वो लोग साथ में जाएंगे। तो आफ्टर लाइफ डेथ, आफ्टर डेथ लाइफ के अंदर में ये लोग मानते होंगे, ऐसा आप लोगों को याद रखना है। इसी वजह से तो डॉगी को भी मार के दफना देते थे साथ में। और इसके अलावा बुर्ज होम में आप लोगों को जो है गर्त आवास मिले हैं। गर्त आवास का मतलब होता है इस तरीके से जमीन के अंदर में गड्ढे खोदकर रहते थे वो लोग, ठीक है। ऐसे अंदर में जाने के लिए रास्ता हुआ करता था, जमीन में रहते थे, अंदर गड्ढे खोदकर, गर्त आवास, पिट हाउस कहा जाता है। यहाँ पर में चूल्हा हुआ करता था और ऊपर में भी चूल्हा हुआ करता था, अंदर और बाहर दोनों जगह चूल्हे हुआ करते थे इनके। मतलब मौसम के अनुसार कभी मन हुआ तो मस्त पैकी दोनों जो है ऊपर में बैठकर, घर के बाहर बैठकर जो है हिरन को सेक भूंज कर खा रहे, और जब बारिश उरिश आ रही है, कोई मौसम नहीं है, तो अंदर में बैठ के खा रहे भाई, ठीक है। तो अंदर और बाहर दोनों जगह चूल्हे मिले हैं, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। चूल्हे चूल्हे आपको मिले हैं, ठीक है, बुर्ज होम के अंदर में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट जो है नियोलिथिक की, ये याद रखना है आप लोगों ने। मैंने आपको मेहरगढ़ ऑलरेडी बता दिया, पाकिस्तान बलूचिस्तान में, ये एनवीएस में आया था क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। बुर्ज होम और गुफक्राल जम्मू कश्मीर में है, और हालूर नाम की जगह है फ्रेंड्स, हालूर कर्नाटक के अंदर में, हालूर कर्नाटक में। अश्व घोष जो है किसके दरबार में दरबारी कवि थे, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। अश्व घोष किसके दरबार में दरबारी कवि थे, ठीक है। कनिष्क, चंद्रगुप्त, सातवाहन, अशोक, अश्व घोष किसके दरबार में दरबारी कवि थे? अश्व घोष के बारे में आप क्या क्या जानते हो, मुझे सारी चीजें बता दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। एक साथ रिवीजन, और जल्दी से जितने लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, ताकि इसी तरीके से हम लोग बेहतरीन एनर्जी के साथ में जो है सेशन को कंडक्ट कर सके। तो जितने लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अश्व घोष कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि थे। अश्व घोष के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने बुद्ध चरिता की रचना की है, बुद्ध चरिता, ठीक है, बुद्ध चरिता की रचना की है। ये संस्कृत भाषा में लिखी है पुस्तक, संस्कृत। ये बुद्ध चरिता गौतम बुद्ध के जीवन का संस्कृत भाषा में पूरा काव्यात्मक वर्णन है, पोयम के रूप में उन्होंने पूरा गौतम बुद्ध का जीवन लिख दिया है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आज आप लोग अपना जीवन का एक दिन, आज सुबह से शाम तक क्या किया, उसको जीवन को आप लोग जो है कविता के फॉर्म में लिख दो। लिख पाओगे क्या? ठीक है, मैं सुबह उठा, ठीक है, और एक प्यारा सा सपना टूटा, ठीक है, और क्योंकि जो है मैं लेट उठा, तो आप लोग ये बता सकते हो आगे में कि मम्मी का गुस्सा फूटा, ठीक है। इस तरीके से जो भी आप लोग बना सकते हो बना लीजिए। यहाँ पर मैं काव्यात्मक वर्णन आपका एक दिन का, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। ये पूरे गौतम बुद्ध का जितना भी जीवन था उन्होंने संस्कृत भाषा में काव्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया है, संस्कृत भाषा में अश्व घोष ने। ये कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि थे, ठीक है।
कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि थे। कनिष्क वही है फ्रेंड्स जिन्होंने, आपको बताना चाहूंगा, कनिष्क वही व्यक्ति है जिन्होंने चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल को आयोजित करवाया था, ठीक है, कश्मीर के अंदर में। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई थी, ठीक है, ये आयोजित करवाया था यहीं पर। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर में ही हीनायान और महायान, दो बुद्धिज्म अलग हो गए थे, हीनायान और महायान। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में, हीनायान और महायान, बुद्धिज्म दो भाग में बढ़ गया था, हीनायान और महायान, ठीक है, हीनायान और महायान दो भागों में बढ़ गया था। तो कौन से वाले बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है ये बढ़ गया था, जल्दी से बताइए आप लोग यहां पर में, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कनिष्क के बारे में। मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग एक कैलेंडर का इस्तेमाल करते हो जिसका नाम है शक संवंत। हमारे भारत का ऑफिशियल जो है वो कैलेंडर है शक संवंत, ठीक है। ये भी किसने स्टार्ट करवाया था, शक संवंत, ये कनिष्क ने ही स्टार्ट कराया था 78 एडी के अंदर में, 78 एडी में जब इसका शासनकाल शुरू हुआ कनिष्क का। तो शक संवंत किसने स्टार्ट कराया, कनिष्क ने स्टार्ट करवाया। तो ये जो इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिया, इसको ध्यान से समझिए आप लोग। एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरिता की रचना की संस्कृत भाषा में। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि थे। तो कनिष्क के बारे में हमने देखा कि कुषाण वंशीय राजा थे ये, ठीक है। इन्होंने चौथी बुद्धिस्ट परिषद की आयोजन करवाया था, जहां पर में हीनायान और महायान दो भाग में बढ़ गया। अच्छा, कनिष्क खुद कौन से वाले इसको मानते थे, चलो एक क्वेश्चन और याद आ गया आपको, कनिष्क कौन से वाले इसको मानते थे, कनिष्क के समय में बटा हीनायान में मानते थे या महायान में मानते थे। तो कनिष्क जो है ये महायान के समर्थक थे, महायान वाले। और इवन जो तुम्हारे अश्वघोष चषस है ये भी महायान के समर्थक थे, महायान के। तो कनिष्क और अश्वघोष दोनों ही महायान के समर्थक थे, ये भी आप लोगों को याद रख लेना है। देखिए कितने सारे पॉइंट एक क्वेश्चन से, आप लोग अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स बढ़िया रहा तो मैं आपको एक क्वेश्चन से फ्रेंड्स कई सारी चीजें आप लोगों को बता सकता हूँ, ठीक है। तो महायान को मानते थे। इवन चलो महायान से याद आया, जो हर्षवर्धन था वर्धन वंश का, वो भी बुद्धिस्ट बन गया था। पहले शिव भक्त था, फिर बाद में बुद्धिस्ट बन गया, ठीक है, वैनसांग के संपर्क में आने के बाद में। तो वो हीनायान को मानने वाला था या महायान को मानने वाला था, हर्षवर्धन। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, हर्षवर्धन कौन से वाले जो है संप्रदाय को मानता था बुद्धिज्म के। तो वो भी हीनायान को ही, जो ये महायान जो है उसको मानता था, हर्षवर्धन भी। ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है, महायान को ही मानता था हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन की बात आई तो हर्षवर्धन से भी फिर लंबा चौड़ा निकल सकते हैं हम लोग, फिर हर्षवर्धन से जो है पुलकेशिन तक, फिर चालुक्य, कहीं पे भी जाया जा सकता है। बट अभी यहाँ पर हम लोग जो है आप समझ गए होंगे इतने पॉइंट्स। इसमें रिवीजन के लिए कुछ भी आपको अब पूछ सकता हूं मैं लास्ट में, ठीक है। सभी लोग तैयार है, लास्ट में पूछूं मैं रिवीजन का इसमें से कुछ भी पॉइंट। आपको चैलेंज कर रहा हूं मैं, एक एक बच्चे को पूरा लेक्चर ध्यान से देखो, सारे पॉइंट्स एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा आयतन बनाता है, पृथ्वी का आयतन सबसे बड़ा कौन बनाता है। हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी को जो है फ्रेंड्स हम तीन भाग में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग है उसको बोलते हैं क्रस्ट, क्रस्ट या परपटी इसको बोलते हैं। भूपरपटी भी आप लोग बोल सकते हो, क्रस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। क्रश नहीं है, नहीं तो बोलेंगे सर ये क्रश है क्या किसी का, नहीं क्रश नहीं, क्रस्ट है, क्रस्ट भूपरपटी। और जो बीच वाला जो भाग है यहाँ पर में इसको बोलते हैं मेंटल, ठीक है, मेंटल। और जो अंदर वाला भाग है उसको बोलते हैं कोर। लेकिन इसको दो भाग में बांटा गया है, जो कोर है ना आप लोगों का, इसको दो भाग में बांटा गया है। यह है आप लोगों का इनर कोर और यह है आउटर कोर। इनर कोर मतलब दो भागों में बांट दिया गया है कोर को भी, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल और ये कोर एक ही है, लेकिन इसको और दो सब टाइप में बांटा गया है। तो सबसे बड़ा जो भाग है आप लोगों का वॉल्यूम के हिसाब से वो बनाता है मेंटल, 84%, ठीक है। पृथ्वी का 84% वॉल्यूम मेंटल के अंदर में, मतलब ये बीच वाले में 84%, ठीक है। क्रस्ट का केवल और केवल 1% है। एनसीईआरटी का बता रहा हूं डेटा आप लोगों को, ठीक है। और आउटर और इनर कोर का मिलाकर जो है 15% है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी थी। कितने लोगों ने याद रख लिया इसको, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर में, आप लोग देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका स्थल मंडल है, जो परपटी आप लोगों की सबसे ऊपर वाली, ठीक है, ये थिनेस्ट है, सबसे पतली है, ठीक है, सबसे पतली, ठीक है। क्रस्ट सबसे पतली है, केवल 1% वॉल्यूम बनाती है। मेंटल जो है सबसे मोटी है, 84% बनाती है। और कोर जो है वो 15% वॉल्यूम बनाता है। याद रहेगा आप सभी लोगों को, अभी लिख दो सभी लोग, एक एक बच्चा यहाँ पर मैं लिख देगा कितना कितना परसेंट है किसका, ठीक है। ये DSSB के अंदर में भी पूछा जा सकता है, सीटेट के अंदर में, बिहार के अंदर में पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट है ये आपका, ठीक है। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके। चलो, हु डिसिफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑफ अशोका फॉर द फर्स्ट टाइम। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जल्दी बताइए। अशोका का जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी,
जो ब्राह्मी अभिलेख थे उसको सबसे पहले पढ़ने का, इवन ब्राह्मी स्क्रिप्ट हम लोग भूल गए थे, इसको पहली बार वापस से पढ़ने का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है तुम्हारे अंकल जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कितने बार आया है। अब मैं जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ना, वो वैसे तो हर क्वेश्चन जो है मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, लेकिन आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को सभी लोग। ठीक है, जूम कर करके देखिए, जैसे आप लोग डीपी को कैसे जूम करके देखते हो, हाँ यार ये जो है कौन है ये, ऐसे जूम करके देखते हो ना आप लोग। ठीक है, तो बस वैसे ही स्क्रीन को आप लोग जूम कर सकते हो, ऐसे जूम करोगे ना आप लोग, मतलब ऐसे। ठीक है, तो आपका स्क्रीन जूम होती है यूट्यूब की, अगर आपका यूट्यूब अपडेटेड है तो। चलिए, तो देख सकते हो अशोका के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो अशोका के अभिलेखों को सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये देख सकते हो कितने बार आ चुका है ये क्वेश्चन। यहाँ पर में देखिए ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, हु वन ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डेसिफर्ड द एडिक्ट ऑफ एम्परर अशोका, ठीक है, किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और कब पढ़ा था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कब पढ़ा था, तो इन्होंने पढ़ा था 1837 के अंदर में। ये भी ईयर लिखो सभी लोग लिखो 1837, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था, इस लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल की थी 1837 के अंदर में। ठीक है, 1837 में। और आप देखिए बहुत सारे बार एग्जाम में आ चुका है, और एक एक क्वेश्चन जो करा रहा हूं ना वो इसी तरीके से मल्टीपल एग्जाम्स में आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है आप लोगों के। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को फ्रेंड्स। अब देखिए सुदर्शन झील की भी आप लोगों को जो है पूरा यहाँ पर में हम पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं। गुजरात के गिरनार में, कहां पर में, गुजरात राज्य में गिरनार नाम की जो जगह है, गिरनार की पहाड़ियां है, सौराष्ट्र इलाका है गुजरात में, वहां गिरनार की पहाड़ियां है। तो कौन सा राजा था जिसके समय काल में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, ये यूपी टेट में भी आ चुका है क्वेश्चन, और मल्टीपल और एग्जाम में आ चुका है। तो ध्यान से देखिए आप लोग, गुजरात के गिरनार में किसके शासनकाल में सुदर्शन झील का जो है वो निर्माण करवाया गया था, तो ये करवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में। ये पता कैसे चला आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल के अंदर में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था गुजरात में। ठीक है, यहां पर में गुजरात में, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी तो पाटलिपुत्र थी इधर साइड में। ठीक है, तो ये हम लोगों को पता किससे चला है, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पता चलेगा आपको। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। बेगार मतलब फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती, किसी से जबरदस्ती कानून वो उसने जो है काम नहीं करवाया। उसने क्या किया, बिना किसी जो है बंधुआ मजदूरी के, अपने खुद के पैसे से, ठीक है, सुदर्शन झील का रिपेयरिंग करवाया, ताकि सारे के सारे लोग जो है सुदर्शन झील के पानी से लाभान्वित हो सके। तो वो था रुद्रदमन एक। ठीक है, रुद्रदमन, राजा रुद्रदमन। रुद्रदमन ने एक अभिलेख लिखवाया, मतलब ये झील है, ठीक है, ये झील है, झील की रिपेयरिंग कराई उसने, और वहां पत्थर पे लिखवाया गिरनार अभिलेख के ऊपर में। आज भी वो गिरनार अभिलेख जो है आप लोगों का सुरक्षित है, गिरनार अभिलेख। उसने लिखवाया कि ये झील जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी उसके समय काल के अंदर में। ठीक है, पुष्यगुप्त करके उसके एक गवर्नर होते थे गुजरात के, उन्होंने उसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। मैं रुद्रदमन, ठीक है, इसका पुनरुद्धार करवा रहा हूं, या फिर उसकी रिनोवेशन करवा रहा हूं, उसकी रिपेयरिंग करवा रहा हूं, और वो भी बिना बेगार के, उसने खुद ने लिखा है। तो गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों से। तो गिरनार अभिलेख, गिरनार, गिरनार, ठीक है, इंस्क्रिप्शन इसको कहा जाता है, गिरनार इंस्क्रिप्शन किसने लिखवाया था, तो ये लिखवाया था फ्रेंड्स रुद्रदमन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी आपका। समझ गए आप लोग, पूरा का पूरा आप लोगों को क्रोनोलॉजी समझ गई। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, कैसे पता चला, रुद्रदमन के गिरनार अभिलेख से। ये रुद्रदमन ने गिरनार अभिलेख क्यों लिखवाया, क्योंकि उसने सुदर्शन झील की रिपेयरिंग करवाई थी, उसने खुद ने लिखवाया वहां कि ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, मैं इसकी रिपेयरिंग करा रहा हूं, वो भी बिना मजदूरों, बिना फोर्स्ड लेबर के, बिना बेगार के। ठीक है, अब ये पहली बार रिपेयरिंग हुई थी, अब एक और बार रिपेयरिंग हुई इसकी। ठीक है, तो इसकी दूसरी वाली रिपेयरिंग जो है उसके बारे में भी आप लोग देखिए। विच गुप्ता किंग रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक, और ये सेकंड टाइम की रिपेयरिंग थी, जो गुप्ता राजा जो थे जिन्होंने सेकंड टाइम जो इसकी रिपेयरिंग करवाई, सेकंड टाइम रिपेयरिंग करवाई थी। एक तो रिपेयरिंग हुई थी रुद्रदमन के समय में, दूसरी वाली जो रिपेयरिंग है वो किसके समय में हुई थी। पूरा सुदर्शन झील का आप लोगों का जो है कंसेप्ट ही समझ जाना चाहिए। गिरनार झील जो है, गिरनार अभिलेख किसका द्वारा बनाया गया था, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में। ठीक है, चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, विच गुप्ता किंग रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक, तो ये करवाया था स्कंदगुप्त ने। ठीक है, स्कंदगुप्त सभी लोगों को याद रखेंगे। ये स्कंदगुप्त वही राजा है गुप्ता वंश का जिसके ऊपर में हुन लोग जो थे उन्होंने हमला किया था। हुनास का हमला कौन से गुप्ता राजा के ऊपर में हुआ था, ये क्वेश्चन बनता है। हुन जो है ये सेंट्रल एशिया के, ठीक है, जो है कबीलाई लोग थे, वो झिंगा लाला हु टाइप के। ठीक है, हुन्स, तो व्हाइट हुन्स भी इनको कहा जाता है क्योंकि सफेद कलर के होते थे। अंग्रेज भैया ऑब्वियस बात, इधर सेंट्रल एशिया के थे तो गोरे गोरे ही होंगे, तो हुन्स जो है, हुनाज इनको बोलते हो आप लोग, हुन। ठीक है,
तो ये जो हुन हुआ करते थे, हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं हम लोग इसको, हुन, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया था, हमला किया बार बार इधर में, यहाँ स्कंदगुप्त के ऊपर में। स्कंदगुप्त का शासन कमजोर हो गया था। वही स्कंदगुप्त था जिसने यहाँ पर में इसकी रिपेयरिंग करवाई थी, ठीक है, स्कंदगुप्त की सेकंड टाइम। तो 2 पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर में समझने मिले, ठीक है, दोनों पॉइंट। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये लास्ट में मैं आप लोगों से पूछूंगा कि भाई सुदर्शन झील के बारे में क्या क्या जानते हो आप लोग, तो आप लोगों को बताते आना चाहिए सभी लोगों को। हुडो का नहीं है वो, रोशनी वर्मा जी, हुन है, हुन का आक्रमण हुआ था, हुन। चलिए, जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? पहली बात तो बंगाल का विभाजन हुआ कब था, ठीक है, ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था ये बताइए आप सभी लोग, कौन सा साल था बंगाल के विभाजन का? चलिए, तो आप लोगों के जो है फ्रेंड्स आंसर्स यहाँ पर में आ गए हैं सभी लोगों के। और यहाँ पर भी किसी ने जो पूछा था कि बंगाल के विभाजन के दिन को कौन से रूप में जाना जाता है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो बच्चे का कमेंट आया था। तो बंगाल का विभाजन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अस्तित्व में आया था 16 अक्टूबर, ठीक है, 1905 को, ठीक है। इस दिन को जो है शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आपका बिहार के एग्जाम के अंदर में पूछा गया था, टीआरई के अंदर में, वहां से आया होगा आपका ये क्वेश्चन। शोक दिवस के रूप में इसको मनाने का निर्णय लिया गया था। इसको मॉर्निंग, ठीक है, डे भी मानते हैं, मॉर्निंग डे, डे ऑफ मॉर्निंग। अब ये मॉर्निंग नहीं है, गुड मॉर्निंग वाला मॉर्निंग नहीं है, ये मॉर्निंग है। मॉर्निंग मतलब होता है आप लोगों का फ्रेंड बेसिकली शोक, ठीक है, जिस समय दुख है, तो शोक दिवस या मॉर्निंग डे के रूप में इसको मानते हो आप लोग। 16 अक्टूबर 1905 को। उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस समय में यहाँ पर में, ठीक है, एंड्रयूज जो है यहाँ पर में फ्रेजर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एंड्रूज, हेंडरसन नहीं है यहाँ पर में, फ्रेजर होना चाहिए यहाँ पर में, एंड्रूज फ्रेजर, ये इसके अंदर में आप लोग जो है करेक्शन कर लीजिए, एंड्रूज फ्रेजर, ठीक है। तो एंड्रयूज फ्रेजर जो है आप लोगों का ये आंसर आप लोगों का हो जाएगा। एंड्रयूज फ्रेजर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिस समय में बंगाल का विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे सभी के सभी लोग, ठीक है जी। रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन मनाने का भी निर्णय लिया था, ठीक है। तो रक्षाबंधन भी उस समय में मनाया गया था, रक्षाबंधन का दिन, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। रक्षाबंधन किसने घोषणा की थी रक्षाबंधन के लिए? ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने घोषणा की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आपका, एंड्रयूज फ्रेजर, ये उनका पूरा नाम था। नाउ फ्रेंड्स, कौन सा शासक था जो जब कविताएं लिखता था तो गुलरुखी नाम से लिखता था? गुलरुखी, गुलरुखी उसका उपनाम था, साहित्यिक नाम। जैसे मान लीजिए यहाँ पर में आप लोगों ने कोई एक, ठीक है, बहुत बढ़िया सी कविता लिखी और उसके नीचे में आप अपना नाम लिखने के बदले जो है यहाँ पर में कुछ भी लिख रहे हो यहाँ पर में, ठीक है, चंपक लाल। तो चंपक लाल आपका नाम क्या हो गया? आपका जो है आपको पसंद है तो आप लोगों ने अपना नाम रख दिया। कोई सागर रख लेता है, कोई किनारा रख लेता है, कोई पता नहीं झाड़ रख लेता है, तो अलग अलग नाम रख लेते हो आप लोग यहाँ पर में, ठीक है, उपनाम। तो गुलरुखी नाम लिखता था अपना वो। तो वो कौन था? इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, खिजर खान, सिकंदर लोधी। तो देखिए फ्रेंड्स, आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोधी। जब भी वो कोई कविता लिखता था, कोई शायरी लिखता था, तो अपना नाम नीचे में जो है गुलरुखी लिख देता था, ठीक है। वो जो आग तुमने लगाई थी तुम तो भूल गए, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने ये लिखा बढ़िया सी लाइन और उसके नीचे में लिख दिया गुलरुखी, ठीक है। तो आप समझ जाना कि वो सिकंदर लोधी है करके, वो सिकंदर लोधी को अपना नाम गुलरुखी लिखना। अरे भाई गुलरुखी क्यों, गुल रखा रख देता, कोई भी क्या समझेगा। सिकंदर लोधी भाई, तुम मेरे को ना ऊपर में जब कभी मतलब 150-200 साल बाद में जब कभी आऊंगा, 300 साल बाद ऊपर, तो मेरे से मिलो कभी तुम, मतलब गुलरुखी। अरे गुल रखा रख देते, ठीक है, गुलगुला रख लेते अपना नाम, गुलरुखी क्यों रखा भाई? वो क्या कंफ्यूजन होता है ना हमारे बच्चों को। देखो ध्यान से समझो, सिकंदर लोधी साहब आपने गुलरुखी रखा तो लोगों को क्या लगेगा? कोई लड़की का नाम होगा करके उसने रख दिया अपना नाम गुलरुखी, ठीक है। गुल रखा रख देते, गुलगुला रख लेते, हम मान लेते आपने रखा करके, यार समझता नहीं है यार ये भी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, लेकिन आप लोगों को आंसर जो है उसका दिख जा रहा है, इस वजह से मैं जल्दी से उसका आंसर यहाँ से हटा दूँ, ठीक है। हमारे भारत के अंदर में, ठीक है,
हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल है वो मिसाल नहीं है, बेसिकली मिसाइलें है वो, इतनी बड़ी बड़ी मिसाल और इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है, ठीक है। बट फ्रेंड्स राजनीति ने और जो है अंग्रेजों के समय से ही ये परंपरा चल गई थी कि हमारे भारत में जो है धर्म के नाम पर हम लोगों को लड़ाना है, हम सब लोगों को। अदरवाइज हम लोग बहुत ही मिलनसार लोग हैं अपन सभी लोग। तो महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी 1 अगस्त को, ठीक है, 1 अगस्त 1920 में। ओके, तो महात्मा गांधी ने जो है कंधा दिया था, अर्थी उठाई थी। उसके साथ में कौन थे जिन्होंने जो है महात्मा गांधी का साथ दिया था? काफी सारे लोग थे, उनमें से यहाँ पर में कौन थे, ठीक है, इनके साथ में। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। उसके साथ में जो है शौकत अली, ठीक है, जो थे उन्होंने यहाँ पर में ये उठाया था, अर्थी को उठाया था शौकत अली ने, ठीक है, शौकत अली, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे फ्रेंड्स जिनका नाम था सैफुद्दीन कुचलू, उन्होंने भी जो है कंधा दिया था। शौकत अली और सैफुद्दीन कुचलू ये 2 लोग थे। प्लस उस समय के अंदर में जो शोक गीत था वो किसने पढ़ा था आपको पता है? बाल गंगाधर तिलक उनके मृत्यु के समय में शोक गीत जो है मौलाना हसरत मोहानी उन्होंने पढ़ा था, ये शोक गीत, ठीक है, शोक गीत, शोक गीत किसने पढ़ा था? तो मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना, ठीक है, हसरत मोहानी, इन्होंने जो है शोक गीत पढ़ा था बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के समय में। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर में कि कितना जो है हम भारतीय लोगों के अंदर में एकता थी, जो इसकी खाई को बढ़ा दिया गया है। ओके, ये कि कितना इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो महात्मा गांधी के साथ में किसने दिया था? शौकत अली और सैफुद्दीन कुचलू और मौलाना हसरत मोहानी जो है उन्होंने शोक गीत पढ़ा था। आरओ की भी मैराथन करा दीजिए सर, सीटेट जैसी। बिल्कुल अलका सिंह जी बिल्कुल कराएंगे। और आज मैं आपको बता दूं कि यूपी परीक्षा जो चैनल है उसके ऊपर में बहुत बड़ी एक क्लास हुई भी है, जितने भी बच्चों ने नहीं देखा वो जाकर जरूर देखे उसको। विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक, अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू, आप लोगों को जो है जोड़ियां लगानी है। सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से। तो विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक, अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू। तो विनोबा भावे, ठीक है, देखिए फ्रेंड्स विनोबा भावे जो है इनका नाम जुड़ता है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत सत्याग्रह से। महात्मा गांधी ने 1940 में कब चालू किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह? ये भी लिखो, 1940 में। तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को उन्होंने नॉमिनेट किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का सिंपल सा मतलब है, इंडिविजुअल मतलब एक, ठीक है। तो भाई कोई मास लेवल पे एक साथ जाकर हम लोग कोई आंदोलन नहीं चलाएंगे, अकेले अकेले गांव गांव जाओ और लोगों को बोलो कि सुनो सुनो गांव वालों, ठीक है, बस वैसा वाला आगे का मतलब शोले का डायलॉग नहीं, आप लोगों ने अपना वाला डायलॉग बोलना है कि भाई अंग्रेज हम पर अत्याचार कर रहे हैं, आप लोगों को जो है आगे आना है, आज़ादी की ललक जगानी है वगैरह वगैरह। तो विनोबा भावे जो है, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त, ऐसे जो है गांधी जी ने नॉमिनेट किया था और बोला था कि अकेले अकेले जाकर जो है अपना आंदोलन चलाओ। होम रूल मूवमेंट, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। अरुणा आसफ अली, क्विट इंडिया मूवमेंट, हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति के अंदर में पूछा था फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, केबीसी में, कि हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट किसको कहा जाता है? अरुणा आसफ अली। गोवालिया टैंक मैदान है मुंबई के अंदर में, जिसको आज आजाद मैदान के नाम से जानते हो आप लोग। जब सारे नेताओं को 9 अगस्त 1942 को सुबह सुबह सारे जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे सबको अरेस्ट कर लिया, अरुणा आसफ अली आई, ठीक है। इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी बोलते हैं, लेकिन उस समय में वो जवान थी, बाद में बूढ़ी हुई, लेकिन पहले तो जवान थी ना। तो अरुणा आसफ अली उस समय यंग थी। वो उन्होंने क्या किया, गोवालिया टैंक मैदान पे जाकर जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का झंडा जो है फहराया था उन्होंने, ठीक है। तो गोवालिया टैंक मैदान में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में उन्होंने तिरंगा फहराया था, क्योंकि बड़े बड़े सारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था। सरोजनी नायडू, ठीक है, धरसाना रेड, इसके बारे में मैं बताता हूँ सरोजनी नायडू का क्या था, आपको पता है, ठीक है। आप लोग बताना यार गांधी जी ने सही किया कि गलत किया। 1930 में 12 मार्च को गांधी जी ने दांडी मार्च निकाली, 12 मार्च को 1930 में दांडी यात्रा। अब गांधी जी जो है वो पहुंच गए कहां पर में? गांधी जी पहुंच गए दांडी नाम की जगह पर। थोड़े समय बाद में धरसाना नाम की एक जगह है गुजरात में, वहां पर में सॉल्ट मिल थी, नमक बनाने वाली फैक्ट्री। गांधी जी क्या किए, लेटर लिख दी, किसको? लॉर्ड इरविन को, कि लॉर्ड इरविन भैया मैं जो है धरसाना मिल के ऊपर में जाकर जो है रेड करने वाला हूँ, वहां पर मैं जाकर आंदोलन करने वाला हूँ, तुमको जो मतलब जो करना है वो कर लो, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन को आया गुस्सा, वो बोले यार ये तो चैलेंज कर रहे हैं हमको। तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, महात्मा गांधी हो गए अरेस्ट, महात्मा गांधी अरेस्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद में अब्बास तैयब जी थे, अब्बास तैयब जी,
इनको नेता चुना गया, वो भी अरेस्ट हो गए। फिर फाइनली जो है सरोजनी नायडू जो थी, सरोजनी नायडू, इन्होंने कमान संभाली और इन्होंने गांधी जी का जो सपना था, धरसना जो मिल थी नमक बनाने वाली रेट, उनके वहां पर भी जाकर उन्होंने जो है आंदोलन किया था। तो सरोजनी नायडू धरसना रेट से रिलेटेड है, समझ गए। अब ये गांधी जी को समझना चाहिए कि भाई ये लेटर उटर लिख के नहीं जाते करके, ठीक है। तो आप भी मत करना, नहीं तो पता चले कि आप लोग जो है जा रहे हो अपने, ठीक है, जो करना है वो कर लो बिल्कुल यहाँ पर में चुपचाप से, ठीक है। कि पता चले आपको अपनी मैडम के साथ में जो है वो जाना है, निकल रहे हो आप दोनों अलग शादी करने के लिए, और आप ससुर जी को लेटर लिख के जा रहे हो, ससुर जी आज आपकी बेटी को जो है मैं लेकर जाने वाला हूँ, आपको जो करना है कर लो करके। ये कौन सी बात हो गई यार। अच्छा हो गांधी जी ये सब में नहीं थे आप। तो ए की जोड़ी 2 के साथ में, बी की जोड़ी 1 के साथ में, 2 1 2 1, ठीक है। आप लोगों का 2 1 ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए, तो गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी की अरेस्ट होने के बाद में किसने कमान संभाली थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो प्लीज इसको भी याद रखिए आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर में क्वेश्चन पूछा गया है, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अ लेटर टू। किसको लेटर लिखकर जो है वो जज रिजाइन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जज है मान लीजिए, ठीक है, तो उसको रिजाइन करना है अगर, तो वो किसको लेटर लिखेगा और रिजाइन कर सकता है, ये बताइए आप सभी लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। जल्दी जल्दी से आप लोगों ने आंसर करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी, हाई कोर्ट के जज का भी सेम रहता है। हाई कोर्ट के जज को अगर मान लीजिए रिजाइन करना है तो वो किसको लेटर लिखकर जो है वो कर सकते हैं, ये बताएंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो ये लिखेंगे लेटर राष्ट्रपति को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के ही जजेस की जो नियुक्ति है, नियुक्ति किसने कौन करता है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति के नीचे किसी को भी अपना रेजिग्नेशन नहीं दे सकते वो लोग, तो राष्ट्रपति को ही रेजिग्नेशन देंगे। वही अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं आप लोगों के, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उनके जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं गवर्नर, ठीक है। निचली अदालतें जो होती है आपकी, जिला न्यायालय, उनके जजों की नियुक्ति जो है गवर्नर करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति को ही वो लोग अपना इस्तीफा देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ने ही उनकी नियुक्ति की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने। आरओ एआरओ की एग्जाम जो है मीरा जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि यूपी परीक्षा जो आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और टेलीग्राम भी है यूपी परीक्षा के नाम से, उस पर ज्वाइन हो जाइए। आज भी हमने बहुत ही बढ़िया वाला एक सेशन लिया और कल भी लेने वाले, तो प्लीज आप उस पर भी ज्वाइन हो सकते हो। आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस उसके ऊपर में भी करवा दूंगा मैं आपकी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है, मतलब भारत के राष्ट्रपति को हटाना है हमको उनके पद से, उसको बोलते हैं महाभियोग। अगर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो महाभियोग चलाना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर क्या है इसका, कोई बता सकता है मुझे, देखते कितने लोग बता सकते हैं, ठीक है, जल्दी से कमेंट का आपके इंतजार है, कौन सा आर्टिकल है महाभियोग चलाने का। तो कितने दिन पहले राष्ट्रपति को कम से कम आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले। तो अगर आपको राष्ट्रपति के ऊपर में महाभियोग चलाना है तो कम से कम, ठीक है, कम से कम 14 दिन का उनको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 61 के अंदर में ये बात कही गई है आप लोगों की कि महाभियोग चलाने से पहले कम से कम 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा आप लोगों को, भारत के राष्ट्रपति को, कि हम आप पे महाभियोग चलाने वाले हैं। आज तक किसी भी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया, अभी तक वो मौका ही नहीं आया, ठीक है। महाभियोग मतलब इंपीचमेंट। ये महाभियोग चलाने की प्रक्रिया हमने कहां से ली थी, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। कोई है यहाँ पर में जो बता सके कि महाभियोग की प्रक्रिया हम लोगों ने कहां से, कौन से देश से उधार ली है। महाभियोग की प्रक्रिया हम लोगों ने यूएसए से उधार ली है, यूएसए के संविधान से, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो आप सभी लोग। उसके अलावा फ्रेंड्स आपको बताता हूं कि ये क्यों रखा गया है, ठीक है, ये इसलिए रखा गया है, नहीं तो यहाँ पर में द्रौपदी मुर्मू जी आएंगी और बोलेंगी मेरे को तो किसी ने बताया ही नहीं कि भाई तुम लोग मेरे ऊपर ऐसा कर रहे हो करके। तो 14 दिन का नोटिस पीरियड देना जो है वो कंपलसरी है, याद रखेंगे। तो ये 3 पॉइंट है, प्लीज याद रखिए आप लोग। आर्टिकल नंबर 61 महाभियोग का 14 दिन का नोटिस पीरियड, ठीक है, और महाभियोग की प्रक्रिया हम लोगों ने ली है यूएसए के संविधान से, ठीक है। चलिए, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसकी जो स्थापना है, ठीक है, ये आप लोगों की इसकी ऑफिशियल जो स्थापना है वो कब की गई थी, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो बताइए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सा है एकदम, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है ये जितने भी भारत के अंदर में विश्वविद्यालय है उनको एक तो
मान्यता देता है। जो भी कॉलेज से आप पढ़ते हो वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के साथ में संलग्न होगा, उसकी मान्यता उसको प्राप्त होगी, तभी आपकी डिग्री मान्य होगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने ऐसे किसी कॉलेज से पढ़ाई की है जिसको यूजीसी जो है वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, तो वो कॉलेज की डिग्री कोई काम की नहीं होती आपकी। ठीक है, तो इसकी ऑफिशियली जो स्थापना है वो नवंबर 1956 के अंदर में हुई थी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट आया था, और हमारे भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री है आजाद भारत के, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्होंने जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में इसके ऊपर में काफी ज्यादा काम किया था। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर काफी जो है कड़े कदम उठाए, और उन्होंने ये घोषणा की कि भाई हम लोगों को क्या करना है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लेकर आना है। तो आज अब हम जब पढ़ रहे हैं और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है इतनी ज़्यादा कोशिश करता है कि अच्छी शिक्षा दी जा सके, ठीक है, कॉलेज रिकग्नाइज्ड हो, कोई गलत काम ना हो, फिर भी हो जाते, लेकिन काफ़ी हद तक ये अपना कंट्रोल में रखता है। उसकी स्थापना 1956 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, अब हम लोग जो है हमारे रिवीजन की तरफ में आगे बढ़ेंगे। रिवीजन के लिए सभी लोग रेडी है, हाथ ऊपर कर दीजिए। जल्दी जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन, और एक एक बच्चा लाइव देख रहा ऑफलाइन देख रहा हर एक बच्चा कमेंट में आंसर करेगा, तब मजा आएगी यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने में। ठीक है, एक एक बच्चा कमेंट में आंसर करेगा। चलिए बताइए यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स आपका के जो रिसोर्सेस है उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है निम्नलिखित में से कैसे कर सकते हैं हम लोग। विकास और प्रयोग के स्तर पर, उत्पत्ति, वितरण और भंडारण। आप लोग यहाँ पर मैं डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ही देख लीजिए ना, डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखना है आप लोगों ने तो कैसे कर सकते हो। अगर वो हर जगह मौजूद है तो यूबिक्यूटस, और कहीं कहीं जगह पे मौजूद है तो लोकलाइज्ड, सर्वव्यापक और स्थानिक। ठीक है, तो सी की जोड़ी जो है वो तो 3 के साथ ही लगनी है आपकी। सी की जोड़ी 3 के साथ में केवल जो है आप देखोगे एक ही जगह पे लगी हुई है, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, सही तरीके से जोड़ी अपने आप लगी हुई है आपकी। अगर आप उसका यूज कर रहे हो अभी, ठीक है, तो उसको एक्चुअल रिसोर्स कहा जाता है, वास्तविक संसाधन। अगर भविष्य में उसका इस्तेमाल करोगे तो पोटेंशियल रिसोर्स, संभाव्य संसाधन इसको कहा जाता है। ठीक है, विकास और उसके प्रयोग का स्तर कि कितना आप उससे इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, अगर आपकी केवल जो है एंगेजमेंट हुई है तो आप अपने जो मंगेतर है उससे उसको केवल ये बोल सकते हो कि मेरे को जो है एक डायमंड की रिंग गिफ्ट कर दो करके। ठीक है, अगर मान लो आपकी शादी होगी तो आप बोल सकते हो कि अजी सुनते हो आते आते जो है वो धनिया लेकर आना 5 रुपए का। ठीक है, तो आप उसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो वो एक्चुअल रिसोर्स हो गया कि आप उसका इस्तेमाल ज्यादा कर पा रहे हो और कर रहे हो इस्तेमाल। तो एक्चुअल और पोटेंशियल यूज के आधार पर, एक्चुअल और पोटेंशियल, एक्चुअल मतलब जिसका इस्तेमाल हो रहा है, पोटेंशियल मतलब कि अभी उसमें संभावना है, बाद में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उत्पत्ति जैविक और अजैविक, मतलब कि अगर उसमें जान है तो जैविक संसाधन, अगर जान नहीं है तो अजैविक संसाधन। ठीक है, भंडारण, अगर बहुत सारा भंडारण है तो नवीकरणीय है, और उसका बहुत ज्यादा भंडारण नहीं है जैसे कोयला आप लोगों का खत्म हो जाएगा तो वो अनवीकरणीय है, नॉन रिन्यूएबल। तो सी इज द करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। उनके वितरण के आधार पर संसाधनों को किस प्रकार बांटा जा सकता है। वितरण के आधार पर डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों का आंसर करो और आगे बढ़ो जल्दी जल्दी से यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं देखिए आपका जो है ये हो जाएगा यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड। ठीक है, सर्वव्यापी और स्थानीकृत, डी इज द करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप देख सकते हो एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट। ठीक है, जो भी पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड और जो ऑथेंटिक सोर्सेस है उसके आधार पर पढ़ा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी। दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपका 2021 में हुआ था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, बक्सर की लड़ाई, ये इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, उसने हमारे भारत के महागठबंधन जो था उस समय का, ठीक है, बंगाल के नवाब मीर कासिम, ठीक है, और उसके अलावा जो है शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे, अवध, और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे, मुगल। ठीक है, इन तीनों को हरा दिया था और ये जीत गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी। बक्सर की लड़ाई हुई थी आपकी 1764 के अंदर में, मीर कासिम हारा था, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया। मीर कासिम बंगाल का नवाब था उस समय में, मीर कासिम बंगाल का नवाब जो हारा था। ठीक है, हारा था, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का किस भारतीय राज्य को देवनाम पियदासी के नाम से जाना जाता है। आप लोगों का त्रिपुरा टेट के अंदर में पूछा गया देवनाम पियदासी, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन कराया उस पर आधारित। हर एक बच्चा कमेंट में आंसर कर देगा, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए यहाँ पर में। ठीक है, जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर कर देंगे यहाँ पर में, सभी लोग। तो देखिए, अगर देवनाम पियदासी की बात करूं फ्रेंड्स तो अशोका को कहा जाता है। ठीक है, आपको बता दूं कि जो आपका बिंदुसार है, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को बिंदुसार के बारे में आपसे कहा था मैंने कि आप बताएंगे, तो बिंदुसार अमित्र घात, ठीक है, जो भी उसका मित्र नहीं है उसका घात कर देने वाला, उसको मारने वाला, तो इसको अमित्र घात कहते थे। ग्रीक लोगों ने उसको अमित्रोचेटस कर डाला। ठीक है, बिंदुसार को अमित्रोचेटस। कौन सा वाला रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसरो, चलिए भाई,
ठीक है, इसरो के पेपर में आ गया ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। तो भाई आपको बताना चाहूंगा कि सैंडस्टोन और चूना पत्थर ये आपका सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री, जिसको आप लोग अवसादी चट्टान कहते हो, अवसादी, ठीक है, अवसादी चट्टान का एग्जांपल है। ग्रेनाइट जो है ये आपका आग्नेय चट्टान का एग्जांपल है, आग्नेय, सबसे पहली वाली जो चट्टान होती है जो सबसे पहले बनती है, आग्नेय, जिसको इग्नियस रॉक भी कहते हो आप लोग, इग्नियस, इग्नियस रॉक। मार्बल जो है ना आप लोगों का, ये फ्रेंड्स रूपांतरित चट्टान का एग्जांपल है। लाइमस्टोन जो है उस पर अगर आपने हीट और प्रेशर डाला, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर, ठीक है, हीट और प्रेशर डाला आप लोगों ने, तो लाइमस्टोन जो चूना पत्थर है आप लोगों का, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मार्बल में। तो आप लोगों को ये लिखना है, हर एक बच्चा लिखेगा कमेंट बॉक्स के अंदर में कि मार्बल, मार्बल बनने से पहले पिछले जन्म में क्या था, हीट और प्रेशर उस पर पड़ा। सभी लोग एक साथ जल्दी से लिखेंगे, मेरे को अभी के अभी चाहिए यहाँ पर में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछते हैं। और वैसे ही मैंने आपको बताया था कि स्लेट, ठीक है, जो आप लोगों का स्लेट है ये भी कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है आप लोगों का। तो पिछले जन्म में वो भी क्या था, मतलब पिछला जन्म इन द सेंस कि स्लेट बनने से पहले क्या था, वो क्ले था, वो क्ले मतलब चिकनी मिट्टी, ठीक है। तो यह याद रखना है आप लोगों ने, स्लेट और मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक या रूपांतरित चट्टान के एग्जांपल है। निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है, यूपी पुलिस एसआई के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, लीजिए, ठीक है, आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों का। अब देखिए यहां पर में क्या है ना फ्रेंड्स, आप लोगों को थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक की तरफ में आगे बढ़ना है, ठीक है, धीरे 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 ऑप्शन एलिमिनेट कर करके हम लोग जो है और ज्यादा जो क्वेश्चन है उसके तरफ में हम लोग आगे बढ़ेंगे यहां पर में, ओके। देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से बेसाल्ट की, तो बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है आप लोगों का, आग्नेय चट्टान। ये कौन से भारत के, भारत का जो दक्कन का पठार है ना, ये वाला भारत का दक्कन का पठार, वहां पर में पाया जाता है, आग्नेय चट्टान है। सैंडस्टोन मैंने अभी आपको बताया कि अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक है, अवसादी चट्टान है। अब यहाँ साइनाइट और शेल बच गया। साइनाइट जो है फ्रेंड्स कोई आप लोगों का ऐसा चट्टान नहीं है, वो आपका एक मिनरल है। और नीस की अगर मैं बात करूं, इसको गिनीस नहीं पढ़ना है, नीस पढ़ना है आप लोगों ने, नीस, ठीक है, आपको इस तरीके से भी लिखकर आ सकता है, नीस। ये आप लोगों का क्या है, कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है, ठीक है, नीस, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके। तो नीस एक कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है आप लोगों का। तो आंसर आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके नेतृत्व में कश्मीर में आयोजित की गई थी, ठीक है, तो किसने इसको आयोजित करवाया था, चतुर्थ बौद्ध संगति को। टेरिटोरियल आर्मी पेपर 2 के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन। आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। DSSB में, आपके BS टेट के अंदर में भी, बिहार के TRE के अंदर में, आप लोगों का सुपर टेट के अंदर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी से इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है फ्रेंड्स, ये कनिष्क के समय में आयोजित हुई थी, कनिष्क के दरबार में आयोजित हुई थी, कश्मीर के अंदर में। कहाँ आयोजित हुई थी, तो ये भी क्वेश्चन बनता है, कश्मीर में। अच्छा, जो चौथी बौद्ध संगति थी उसका अध्यक्ष कौन था, चलो आयोजित तो करवाया था इसने, ठीक है, लेकिन अध्यक्ष कौन था, ठीक है, कोई बता सकता है अध्यक्ष कौन था। थैंक यू रोशन कुरैशी जी, अध्यक्ष कौन था ये बता दीजिए चतुर्थ बौद्ध संगति का। ओके, चारों बौद्ध संगतियों के अध्यक्ष, उनकी जगह और किसने आयोजित करवाया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। कनिष्क अध्यक्ष नहीं था, कनिष्क ने तो आयोजित करवाया था। कुंडलवन कश्मीर के अंदर में, बिल्कुल कुंडलवन कश्मीर के अंदर में आयोजित हुई थी। वेरी गुड, आंसर आया है फ्रेंड्स, किसी एक बच्चे ने आंसर किया वासुमित्र, ठीक है, वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे, वासुमित्र, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, वासुमित्र अध्यक्ष थे, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति के, चतुर्थ बौद्ध संगति में कौन से दो बुद्धिज्म के दो मार्ग अपना लिए, दो मार्ग बन गए थे, पढ़ रहे हो। और ऐसे ही मुझे लग रहा है कि आप लोगों को जो है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा और अच्छे से और ज्यादा पढ़ाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। हर्ष के शासनकाल के दौरान आए निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के सिद्धांतों को प्रचारित करने के लिए कन्नौज सभा आयोजित की गई थी। मैंने आपको बताया था कि हर्षवर्धन बुद्धिज्म के कौन से संप्रदाय को मानता था, जिसको बढ़ावा देने के लिए उसने कन्नौज सभा का आयोजन किया था, ठीक है। ह्वेनसांग भी आया था उसके अंदर में, हिनायान, महायान, श्वेतांबर। अरे यार, ये श्वेतांबर परंपरा जो है ना, ये जैन परंपरा है, जैन। और हर्ष जो है वो बुद्धिस्ट था, ठीक है, बुद्धिज्म को अपना लिया था उसने, ठीक है, बुद्धिज्म को अपना लिया था। बुद्धिज्म में भी जो है उसने महायान वाले को अपनाया था, महायान। तो महायान बुद्धिज्म को बढ़ावा देने के लिए। जो बच्चा स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहा है उसको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कनिष्क महायान बुद्धिज्म को मानने वाला व्यक्ति, हर्षवर्धन महायान बुद्धिज्म को मानने वाला व्यक्ति, ठीक है। जो कनिष्क का दरबारी कवि था अश्वघोष, ठीक है, जिसने बुद्ध चरिता लिखी है संस्कृत भाषा में, वो महायान बुद्धिज्म को मानने वाला व्यक्ति, महायान, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ये DSSB JEE के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आपका, जल्दी बताइए बंगाल का विभाजन। तो तारीख के साथ बताएंगे हम लोग, आंसर की ऐसी की तैसी, 16 अक्टूबर, ठीक है, 1905 को जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। इसको शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था उस समय में, शोक दिवस, मॉर्निंग डे।
और इसके अलावा इसको जो है रक्षाबंधन भी मनाया गया था पूरे बंगाल के अंदर में रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर, तो 1905 में। ठीक है, एंड्रूज फेजर उस समय में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और भारत का गवर्नर, भारत का वायसराय कौन था बंगाल के विभाजन के समय में? लॉर्ड कौन थे बताइए जल्दी से यहाँ पर में? कैनिंग, क्लाइव, कौन था बंगाल के विभाजन के समय में भारत का? आप सभी लोग एक जल्दी जल्दी से बताइए, क्योंकि देखो मैंने आपको एंड्रूज फ्रेजर बताया। एंड्रूज फ्रेजर जो है वो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं बंगाल के विभाजन के समय में भारत का वायसराय कौन था? बहुत जो है फ्रेंड्स फेमस व्यक्ति है और बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर में उसने भसड़ मचाई थी। उसने कहा था एक बार, मैं आपको बता दूं कि उसने कहा था कि भाई उसका भारत में रहते हुए ये मकसद है कि कांग्रेस की मृत्यु में सहायता करना, कांग्रेस अपनी मृत्यु की तरफ में लड़खड़ा रही है और उसके भारत में रहते हुए कांग्रेस को मारना उसका एक लक्ष्य है। तो लॉर्ड कर्जन, ठीक है कर्जन, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, भारत का वायसराय था ये, वायसराय, वायसराय पूरे भारत का वायसराय। और लॉर्ड एंड्रू फ्रेजर जो है वो तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ठीक है, नौ मेहरगढ़ एक नवपाषाणिक बस्ती है, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मेहरगढ़ कौन सी वाली साइट है, ये एनवीएस में पूछा गया था। और देखिए एसएससी सीपीओ एग्जाम में पूछा गया कि कौन से वाले प्रांत में है पाकिस्तान के। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर में जो है फ्रेंड्स बलूचिस्तान जो प्रांत है पाकिस्तान का, वहां पर मैं आप लोगों का लोकेटेड है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। थोड़ा सा मैं मैप में आपको थोड़ा सा हल्का सा बता दूं, ये यहाँ पर मैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अंदर में मेहरगढ़ लोकेटेड है। मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन बस्ती है। मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान है जो नवपाषाण काल का भी है और हड़प्पा का भी है। हड़प्पा समय काल के अंदर के भी आपको अवशेष आपको मिलते हैं मेहरगढ़ के अंदर में। मेहरगढ़ में करीब 7000 साल पहले कुछ चीज उगाने के सबूत मिलते हैं आप लोगों को। 7000 ईयर्स एगो क्या उगाया गया था यहाँ पर में 7000 साल पहले? एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जल्दी बताइए। एगो, ठीक है, कॉटन उगाने के सबूत मिलते हैं आपको यहाँ पर में, कॉटन, कपास। तो कपास उगाने के सबूत आपको मेहरगढ़ के अंदर में मिलते हैं 7000 साल पहले। ठीक है, निम्नलिखित मुसलमानों में से किसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? यूपी पीसीएस सिविल सर्विसेज 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। शौकत अली, ठीक है, यहाँ पर में जो है फ्रेंड सेकंड वाला जो है इसका ना, ये मोहम्मद जो है अली, यहाँ पर में मौलाना AK आजाद, ठीक है, MA अंसारी। ठीक है, जल्दी बताइए। अच्छा, किसने शोक गीत पढ़ा था वो भी बता दीजिए। जो बच्चा स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहा है वो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। ठीक है, तो निम्नलिखित मुसलमानों में से किसने महात्मा गांधी के साथ में बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक के जो है निधन के बारे में जो जो भी पता है बता दीजिए। तो शौकत अली जो है उन्होंने उठाई थी। शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू, ये दो मुसलमान व्यक्ति थे जिन्होंने जो है अर्थी उठाई थी। जब अर्थी उठाई थी उन्होंने बाल गंगाधर तिलक की, इनका निधन हुआ था 1 अगस्त, ठीक है, 1920 को। शोक गीत किसने पढ़ा था? ठीक है, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी, वेरी गुड। यहाँ पर मैं रोशनी वर्मा ने लिख दिया है यहाँ पर में, और काफी सारे जो है आप लोगों के एग्जाम के अंदर में जो पूछे जा रहे क्वेश्चन है वो आप लोग यहाँ पर मैं आंसर भी करते जा रहे हो जो जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो मौलाना हसरत मोहानी ने शोक गीत पढ़ा था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से संबंधित है? CHSL के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका 2022 में। बताइए, महाभियोग, और कितने दिन पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के पहले आपको नोटिस देना जरूरी है? तो नोटिस देने के लिए कितने दिन पहले का समय बोला जाता है वो भी आप बता देंगे। तो आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग चलाने की परंपरा दी गई है। ठीक है, 14 दिन पहले आप लोगों को 14 डेज का नोटिस देना होता है। किसको? राष्ट्रपति को पहले आप लोगों ने। ओके, अच्छा, ये महाभियोग का कंसेप्ट कौन से देश से लिया गया है? ये भी आंसर कर दो आप सभी लोग, कौन से देश से उधार लिया है हमने? जो बच्चा स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहा है वो आंसर अच्छे से कर पाएगा इसका। कौन से देश से महाभियोग की प्रक्रिया हमने अपनाई है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि किस देश से अपनाई गई है? कर्नाटक पुलिस कांस्टेबल का पेपर। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर में, और आप लोग एक्चुअल जाके देख लीजिए ये क्वेश्चन को एज इट इज जो है आप टाइप कीजिए गूगल के ऊपर में, आप लोगों को जो है ये पेपर मिल जाएगा, कर्नाटक पुलिस कांस्टेबल ऑफिशियल पेपर आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पर में आंसर हो जाएगा USA, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने महाभियोग की परंपरा ली है। महाभियोग का आर्टिकल एक बार फिर से लिख दो आप सभी लोग, वापस से लिख दो। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपीचमेंट का। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने की। राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है? केवल एक आधार है, अगर उन्होंने संविधान की अवहेलना की है। ठीक है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स, एक ही आधार पर हटाया जा सकता है उनको, किसी और आधार पर नहीं हटा सकते। संविधान के खिलाफ अगर कोई भी काम किया है, संविधान की अवहेलना की है, तो ही उनको हटाया जा सकता है, अदरवाइज महाभियोग नहीं चलेगा। संविधान की अवहेलना के आधार पर हटा सकते हैं। जब बंगाल की विभाजन की घोषणा हुई तब भारत का वायसराय कौन था? DSSB TGT सोशल स्टडीज में आया हुआ 2021 में फीमेल जनरल सेक्शन में पेपर में, तो लॉर्ड कर्जन उस समय में भारत के वायसराय थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोगों का ये आज का लेक्चर था। मुझे